गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? बढ़िया हो? कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की? बढ़िया चल रही है तो फर्स्ट क्लास चल रही है। अच्छा, पहले आप मुझे ये बताओ, सीटी का एग्जाम कौन कौन दे रहा है? 27-28 को 5 लोग हो और बाकी वाले कोई नहीं दे रहा? क्यों? फॉर्म नहीं भरा? ग्रेजुएशन नहीं हुई इसीलिए नहीं दे रहे? अच्छा, तो जोधपुर से बाहर किसी का सेंटर आया? 2 लोगों का। कहाँ पर? नागौर। और आपका? बीकानेर। 27 को 28 को है मॉर्निंग में। निकलोगे कब? कल मॉर्निंग में निकलोगे? परसों मॉर्निंग में। एग्जाम कौन सी शिफ्ट है? सेकंड? थर्ड शिफ्ट है। चलो, वो 27 को निकलेंगे, आप कल शाम को निकलोगे? चलो ठीक है फिर। कल क्लास होगी 27 और 28 को। भाई एग्जाम है 27-28 का, सीटी का एग्जाम। तो 2 दिन क्लासें नहीं होगी, ठीक है? 27-28 की छुट्टी रहेगी। 29 को 7:30 होते ही आपको अपने क्लासरूम में आना है। जो आपका टाइम शेड्यूल रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चलेगी, ठीक है भाई? अरे किसी को कोई समस्या हो तो बोलो। क्या 27-28 को छुट्टी ना रखे? लगा दे क्लास? नहीं लगानी? 29 को संडे है। 29 को संडे है। 28 को संडे है। अरे 29 को कौन सा वार है? 29 को संडे है। आज कौन सा वार है? बुधवार। तारीख कितनी है? 25। 26 को 29 को संडे। संडे है तो इकोनॉमिक्स की क्लास होगी और टाइम रहेगा 8 बजे का। संडे के दिन 8 बजे आना है, क्योंकि वो आपको पता है पिछले संडे को जैसी क्लासे हुई थी वैसी क्लासे आपकी संडे को होगी। 29 को 8 बजते आपको आना है। इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, इकोनॉमिक सर्वे की क्लास होगी, करंट अफेयर की क्लास होगी। भाई ये जो वेटेज आपको 3 सब्जेक्ट का संडे वाला नजर आ रहा है ना, बहुत स्ट्रांग पॉइंट है आरएस के अंदर, क्योंकि करंट के, इकोनॉमिक सर्वे के खासे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, मतलब अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। यानी कि कुल मिलाकर 35 से 40 सवाल आपको करंट अफेयर के, प्रत्यक्ष आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा करंट अफेयर का है, लेकिन 35-40 सवाल 150 में से 30% यानी कि लगभग हिस्सा आएगा आपका करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे हो गया, साइंस एंड टेक से रिलेटेड आपसे करंट अफेयर के सवाल पूछे जाएंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित करंट अफेयर के सवाल बनेंगे। जितनी बड़ी भर्ती होगी, जितनी अच्छी भर्ती होगी, करंट का वेटेज उतना ही ज्यादा रहता है। यानी कि मोटा मोटी अगर मैं कहूं करंट अफेयर आपने पढ़ लिया ढंग से, मैथ रीजनिंग पढ़ लिया ढंग से, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ा, प्री क्लियर हो जाएगा, ठीक है? समझ गए? मतलब संडे को पढ़ना है और फिर अपन की मैथ्स वाली रीजनिंग वाली क्लास अपन, इसके अलावा आपको कोई भी क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है। जरूरत? अरे पढ़ कर आना, ऐसे नहीं कि सर ने बोला कि कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, हम पास हो जाएंगे। पढ़ कर आना बेटा, ठीक है? मैंने कहा था एक दिन आपसे, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप छोड़ते हो अपने आप को पीछे कर रहे हो। एक भी सब्जेक्ट को एलिमिनेट नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, चाहे वो कितना भी खराब हो, चाहे कितना भी अच्छा हो। खराब इन द सेंस आपके लिए कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आती, पढ़ना पड़ेगा, तो भी उसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा आपको। कि सर साइंस समझ में नहीं आती, गणित समझ में नहीं आता, रीजनिंग समझ में नहीं आता, फलाना सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, नहीं आता, आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में।
सब्जेक्ट स्किप नहीं कर सकते, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी सब्जेक्ट, उसके अंदर कोई गंदा सा टॉपिक आपको मिल जाए कि सर ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, एक आध टॉपिक को स्किप किया जा सकता है भाई। एक टॉपिक से एक प्रश्न की रिस्क रहेगी, लेकिन एक सब्जेक्ट से 7 से 8 सवालों की रिस्क रहती है। मैं एक प्रश्न के लिए रिस्क ले सकता हूं, 7-8 के लिए रिस्क नहीं ले सकता भाई। राजस्थान इतिहास के अपन मानते हैं कि 10-12 सवाल आए, माना। अगर आपके दिमाग में ऐसा आ जाए कि मैं राजस्थान इतिहास को छोड़ दूं, तो आपने कितने प्रश्नों की रिस्क ली? 10-12 सवालों की रिस्क ली। और जिसने खासा ढंग से पढ़ा राजस्थान इतिहास को, वो आपसे सीधा सीधा 10 सवाल आगे हो गया, आगे ना। किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ने की कोशिश, गुस्ताखी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पढ़ना सब है, जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है उसे सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट बना लो। जैसे कि मान लो कि आपका मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छा है, उसको इतना अच्छा बना लो, कहा सर को नहीं है, उसे इतना अच्छा बना लो कि अगर 10 सवाल भी आए तो 10 में से मैं 8-9 सवाल कर सकूं। और मैथ्स रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जिनके अंदर आप 8 से 9 सवाल कर सकते हो, किए जा सकते हैं। यानी कि 80 से 90% सवाल आप अटेंड करने की हिम्मत रख सकते हो। कोई सवाल आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया पढ़ते ही, थोड़ा बहुत उधर दिमाग खपाओगे तो मैथ्स रीजनिंग के सवाल हो जाएंगे, आंसर तक आप पहुंच जाओगे। और सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता, अपने सब्जेक्ट में ऐसा होता है ना। तो आप उनको अच्छे से एकदम शांत चित्त के साथ में जब भी एग्जाम बैठो ना, एकदम पूरा फोकस पेपर पे देना है, आजू बाजू नहीं सोचना है। आजू बाजू सोचने का मतलब कि मेरा पेपर सही नहीं हुआ तो क्या होगा, है, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं घर जाके घर वालों को क्या बोलूंगा, मेरा नहीं हुआ मेरे पड़ोसी का हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा, मैं उसका मुंह कैसे देखूंगा डेली। और दुनिया मेरे को आके बोलेगी तू तो खासा ढंग का पढ़ता था रे, ये तो पढ़ता भी नहीं था, इसका हो गया तेरा नहीं हुआ। है यार, जान लो तो फिर पढ़े कौन। ऐसी मानसिकता आपको बिल्कुल नहीं लेके आनी है जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। एग्जाम हॉल में बैठे अपने परम पिता परमेश्वर को याद किया और लग गए पेपर अटेंड करने में, जो होगा देखा जाएगा। मैंने अपनी तैयारी पूरी ईमानदारी से की, मैंने अपनी तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। आई एम सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हूं अपनी तैयारी से। मुझे औरत से कोई लेना देना नहीं है, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन मेरे बारे में क्या कहेगा, दुनिया का काम है कहना। भगवान उनको मुंह इसलिए दिया कि वो किसी और को कुछ कह सके। क्योंकि दो होठ होते हैं ना, होठ पर होठ पड़ने से उनका खर्चा कुछ नहीं आता, कुछ खर्चा नहीं लगता उनका। लेकिन कभी वो लोग ये नहीं सोचते कि भाई मैंने बोल तो दिया इसको, ये क्या सोच रहा होगा, इसके दिमाग पर कितना बर्डन आया होगा, कितना ये ओवर थिंकिंग करके गया होगा। हो सकता है कि इसका सिलेक्शन होने वाला था, मेरे शब्दों के कारण ये डिप्रेशन में चला गया और सिलेक्शन से रह गया, नैतिक हत्यारा बन गए। काम कितना, होठ पर होठ पट गए उसने, और कुछ नहीं किया उसने। लेकिन आपको जो कुछ भी दुनिया के अंदर कुछ भी बोले, कुछ भी बोलता है, आपको हमेशा पॉजिटिव वे में लेके जाना है। ऐसे समझो कि मेरे जीवन में ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे मेरे अंदर वो कभी कभी वो चिंगारी जो होती है ना, थोड़ी सी ऐसे धीमी होने लग जाए, ऐसे लोग आए और उस चिंगारी के अंदर थोड़ा सा घी डाले, कपूर डाले, ताकि वो आग वापस ऐसे भपके। ऐसे लोगों की जरूरत होती है। अगर अदर वे में लेके चले गए तो गर्त में चले जाओगे। अगर उसी चीज को आपने एक पॉजिटिव तरफ लेके चले गए तो कुछ प्राप्त कर लोगे। मिलेंगे, हर मोड़ पर ऐसे लोग मिलेंगे, और ये वास्तविक है, कोई मजाक नहीं कर रहा। ऐसे लोग
आपके घर परिवार में, आपके अड़ोसी पड़ोसी, दूर जाने की जरूरत नहीं है, दोस्तों तक जाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर परिवार वाले, आपके सिलेक्शन से सिर्फ दो लोग खुश होंगे, सिर्फ दो लोग, वो है आपके माता और पिता। अगर आपका भाई मान लो, या फिर आपकी बहन एक अध्यापिका है, टीचर है, फर्स्ट ग्रेड टीचर है, आप आरएस अधिकारी बन गए ना, उसको जलन सी होगी, कुछ तो होगी आपको दिखाने के लिए, वो आपके सामने होगी कि हाँ बेटा, हाँ बहन, मजा आ गया। फिर वो सोचेगी मैं तो फर्स्ट ग्रेड ही हूँ, मैं तो टीचर हूँ, नहीं मेरे से आगे चली गई। फिर उसके अंदर ईर्ष्या वाला भाव पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पिताजी कहीं पर होमगार्ड होंगे ना, आरएस अधिकारी बन गए ना, आपके पिताजी की जो खुशी होगी ना, उस खुशी की बराबरी दुनिया की कोई खुशी नहीं कर सकती, कोई ताकत उसकी बराबरी नहीं कर सकती। आपके माताजी भले घर में वो खाना बना रहे हो, गृहिणी का काम कर रहे हो, आपका सिलेक्शन हो गया तो वो खुश होंगे। एक किस्सा सुनाता हूँ छोटा सा। एक व्यक्ति था, गांव से निकला, जोधपुर आया, जोधपुर आके उसने एक रेंट पर रूम लिया। उसकी परिवार की स्थिति ना के बराबर बराबर थी, यानी कि आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी। जोधपुर आ गया, रेंट पे रूम ले लिया। अब रेंट पर रूम लिया तो खर्चा भी चाहिए भाई, तो उसने आसपास के छोटे छोटे बच्चों को बुलाया और ट्यूशन देना स्टार्ट किया। इसके अलावा वो सुबह 4 बजे उठकर जाता, सब्जी मंडी जाता, सब्जी मंडी जाकर वहां पे वो मजूरी करता। मजूरी करने का मतलब, जो बड़े बड़े थैले होते हैं ना, बोरियां होती है ना, उनको उठा उठा कर काम करता हूँ। हकीकत बात है, वास्तविक बात है, ये रियल स्टोरी है, मन से नहीं बना रहा कुछ भी। एक बोरी के उसको 5 रुपए मिलते। एक बोरी के कितने रुपए मिलते हैं? भरी सर्दी, बोरी के अंदर पानी, पानी भाई सब्जी होती है तो गीली होगी बोरी, और वो उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता, 5 रुपए मिलते हैं। इस प्रकार वो मेहनत करता और पैसे जुटाकर अपना खर्च चलाता, और कुछ पैसे बच जाते तो घर पे ले जाके देता। उसने इतनी अच्छी मेहनत की कि उसका सिलेक्शन हो गया टीचर के अंदर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जो भी हुआ, शायद थर्ड ग्रेड था। थर्ड ग्रेड के अंदर उनका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हुआ, घर पे फोन लगाया, पिताजी को बोला कि मेरा सिलेक्शन हो गया। पिताजी इतने खुश हुए कि उनको पहला हार्ट अटैक आ गया। उनको पहला हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, उनको आदत, अरे उनको फोन लगा के बोले आपका बेटा मास्टर बन गया है, मास्टर बन गया। भाई साहब हार्ट अटैक आ गया। अब उसका सिलेक्शन हो गया, उसने तैयारी को नहीं छोड़ा। वो अपनी इस सिलेक्शन से संतुष्ट नहीं हुआ, उसने मेहनत इतनी अच्छी की थी कि वो आगे और जा सकता है। फिर सिलेक्शन हो गया, जॉब पे चला गया, जॉब करता था, साथ में तैयारी करता। अगली बार जब नई वैकेंसी आई, एग्जाम दिया, सिलेक्शन हो गया, अब की बार वो हेडमास्टर बन गया। स्कूल के अंदर हेडमास्टर होते हैं। घर पे फोन लगाया पिताजी को, क्या पिताजी अब मैं मास्टर से हेडमास्टर बन गया। पिताजी को दूसरा हार्ट अटैक आया, अरे मारो बेटो हेडमास्टर बन गो। उनको दूसरा हार्ट अटैक आया। फिर भी वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हुआ, मैं इस चीज के लिए नहीं बना, मैं हेडमास्टर तक नहीं, मैं और आगे जाऊंगा। क्योंकि उसे पता था कि वास्तविक जीवन क्या होता है, किस प्रकार से उसने स्ट्रगल करके अपने आप को बनाया, अपने आप का एक नाम बनाया, एक एग्जाम्पल बनाया। फिर उसने और मेहनत की। अब उसके दिमाग में एक ही चीज है, मुझे आरएस अधिकारी बनना है। क्या बनना है? आरएस अधिकारी। स्कूल जाते, ड्यूटी करते, और जो भी टाइम उनके पास में बचता वो तैयारी करते। एक अच्छी तैयारी की उन्होंने, आरएस की वैकेंसी आई, फॉर्म लगाया, प्री दिया, प्री हो गया, मेंस दिया, मेंस हो गया, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू हो गया, एसडीएम की पोस्ट मिली।
क्या पोस्ट मिली? एसडीएम। एसडीएम की पोस्ट मिलती, अब की बार घर पे कौन जाएगा? पिताजी को फोन गया, और पिताजी को फोन जाते ही बोला कि पिताजी अब मैं एसडीएम बन गया। अब की बार हार्ट अटैक नहीं आया हो? आप सब सोच रहे हैं कि आया कि नहीं आया? अब की बार हार्ट अटैक नहीं आया, क्योंकि वो 2 बार में इस चीज के आदी हो गया। यदि अब की बार हार्ट अटैक आता, किसी चीज के बारे में सोच लो तो पूरी शिद्दत के साथ में उसमें जुड़ जाओ। तैयारी शुरू कर दी, आज अगर आपने तैयारी शुरू कर दी तो आप अपना एक लक्ष्य रखो। उस लक्ष्य के अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है। रास्ते में जितने भी वैकेंसियां आए, कितनी भी आए, दुनिया भर की वैकेंसी आएगी, सेंटर की हो स्टेट की हो, फॉर्म लगाओ। लेकिन अपने आप को डाइवर्ट मत करो कि भाई जैसे कि आप आरएस की तैयारी करने के लिए निकले, आपके दिमाग में आ गया कि भाई साहब कांस्टेबल की भर्ती आई है, कांस्टेबल का फॉर्म लगा दो, उसकी तैयारी में जुट जाओ। आप जा तो उधर रहे थे, वैकेंसी इधर कांस्टेबल वाली आ गई, आप इधर घूम गए। क्या 4 महीने कांस्टेबल की तैयारी कर लूं? कांस्टेबल की तैयारी में जुट गए और खुदा ना खास्ता आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब कांस्टेबल का एग्जाम दिया, 4 दिन रोए, रोना गया भाई सबने, सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? कि मैं तो आरएस की तैयारी कर रहा था, बीच में कांस्टेबल की भर्ती आ गई और मैं आ गया कांस्टेबल की तरह। आरएस की तैयारी कर रहा था तो तू कांस्टेबल में क्यों आया? वापिस आरएस की तैयारी करने, वापिस 4 महीने वेस्ट करके वापिस आए सेम जगह। अब यहां से वापिस आगे जाना पड़ेगा। भाई अगर आपका रास्ता ये है कि यहां से आप ऐसे जा रहे हो, बीच में आरएस की भर्ती, कांस्टेबल की भर्ती आ गई, आप चले गए इधर, अब वापिस आने के लिए आपको यहां तो आना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने यहां पर 4 महीने दिए, ये 4 महीने आपके क्या हो गए? क्योंकि इसकी नीड कुछ अलग है, इसकी नीड कुछ अलग है। आपको वापिस यहां पर आना पड़ेगा, 4 महीने टाइम खराब हो गया। अगर मैं यहां सीधे रास्ते चल रहा हूं, वैकेंसी आई, मैंने फॉर्म लगाया, एग्जाम होगा जिस दिन, उस दिन जाके सांचित के साथ में एज ए प्रैक्टिस एग्जाम देके आ जाऊंगा। सिलेक्शन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं। फॉर्म लगा दिया, एग्जाम दे दिया, दिमाग पे नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना? क्योंकि मैंने इसकी तैयारी नहीं की। जिस चीज की मैं तैयारी नहीं करता उसके अंदर मैं सिलेक्शन की उम्मीद कैसे करूं? ना तो उम्मीद होगी ना दुख होगा। सही है कि नहीं? दुख कहां होना चाहिए कि मुझे यहां पर पहुंचना है, मुझे अधिकारी बनना है। क्या बनना है? मुझे एक अच्छी पोस्ट पे जाना है, मुझे अधिकारी बनना है जी। इसके लिए भले इसके लिए रो लो, मुझे अधिकारी बनना है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति, मन के अंदर ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। चीजें मिलना मुश्किल नहीं है। जो एसडीएम बनते हैं, जो बीडीओ बनते हैं, जो तहसीलदार बनते हैं, जो आरएस अधिकारी बनते हैं, वो आप जैसे ही लोग होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि उनको परमात्मा ने कुछ अलग चीज दिमाग में डाल के दी कि तू बेटा विशेष है, तू कुछ विशेष बनेगा। परमात्मा की देन नहीं होती, अपने आप को विशेष बनाना पड़ता है, अपने आप को एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। और मैं तो यूं कहूंगा कि अपने जीवन के अंदर इतना संघर्ष कर लेना, इतना स्ट्रगल कर लेना कि जब आप बूढ़े हो जाओ ना, जब आप दादा बन जाओ, जब आप दादी बन जाओ, जब आप नाना बन जाओ, जब नानी बन जाओ, तो अपने पोते दोहितों को है ना किसी और का एग्जाम्पल ना देना पड़े। इतना संघर्ष कर लेना कि देख बेटा मैंने जीवन में इतना संघर्ष किया है तब जाके ये चीज प्राप्त हुई। नहीं, महात्मा गांधी जी ने इतना संघर्ष किया तब जाके देश आजाद हुआ। क्यों भाई साहब आपने संघर्ष नहीं किया? हाँ, इतना संघर्ष कर लेना कि आपको एग्जाम्पल खुद का देना, किसी और का ना देना पड़े। कर लोगे संघर्ष? संघर्ष से कभी घबराना नहीं, संघर्ष से कभी घबराना नहीं। ऐसे देख वो होना चाहिए एकदम, प्राप्त करना तो करना है, मतलब चाहे भूखा मरू, प्यासा मरू, रोटी मिले या ना मिले, चाय मिले या ना मिले, लाइट हो या ना हो। भाई लाइटें तो आज ही है, पहले लोग दिए से पढ़ते थे, दीपक के चांदने से पढ़ते थे। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, रोडों पे लाइटें लगती है ना, लोग चौराहे पे बैठ बैठ के पढ़ते थे।
उनको पता है कि संघर्ष हमने किया, इस चीज के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और ये चीज हमें मिलेगी। आपको तो सब सुख शांति मिल रही है, सब सुख सुविधाएं मिल रही हैं, गर्मी लग रही थी एसी चालू कर दिया, रूम के अंदर टेबल कुर्सी, ज्यादा ही रूम में डिस्टर्बेंस, लाइब्रेरी चले गए, सारी सुविधाएं, आने के लिए बाइक, जाने के लिए गाड़ी, खाने के लिए 7 भोजन, 5 पकवान है। थोड़ो तो माता दुकान ढूंढो तो टेबल माता गोली, और कई चीज है, इतनी सुविधाएं। जितनी ज्यादा सुविधाएं होती है पढ़ाई कार्य से उतना कम होता है, क्योंकि जितनी सुविधाएं होती है ना, अपने आप को उतना आलसी बना देते हैं। एक वक्तव्य आप लोगों ने सुना होगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, सुना है? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं है, आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं है, आलस्य आविष्कार की जननी है। आलस होता है ना, वो आविष्कार की जननी है। भाई मुझे आलस आ रहा है कि मुझे वहां से जाकर उस टेबल को लेके आना है, मुझे आलस आया, मैंने एक ऐसी मशीन बना दी कि मशीन जाएगी टक 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 लेके आ जाएगी, ये आलस था। पंखा, मुझे आलस आ रहा था ऐसे पंखी घुमाने में कि मैं पंखी घुमाऊंगा क्या बैठे बैठे, आलस आ रहा है मुझे, तो तब खटका चालू किया, टक टक घूमने लग गया। सही है कि नहीं? जितनी ज्यादा सुविधाएं होती है आदमी उतना आलसी बनता है। क्या है, 2 घंटे सो लेंगे, 4 घंटे सो लिए, 5 घंटे सो लिए, पढ़ाई पढ़ाई क्या बाद में कर लेंगे, अभी जनवरी फरवरी में एग्जाम है, टाइम खूब पड़ा है। वैसे अपन ने, सर ने बोला कि 3 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 12 महीने अपने पास में, तो फिर 12 महीने के हिसाब से चलेंगे भाई, है? एक सर ने बहुत बड़ा टाइम पीरियड अपन को दे दिया कि भाई आपके पास में 12 महीने हैं। 6 घंटे की नींद ज्यादा ले ली तो 12 से कम होते हुए चलोगे, फिर 6 घंटे एकदम प्रॉपर रूप से 6 घंटे सोना है, नींद के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं। ऐसे नहीं लोड लेके बैठ जाओ, सर ने बोला कि नींद नहीं लेनी, मैं तो आज सो ही नहीं, पूरी रात पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, वो काम आपको नहीं करना है। अपने जीवन के जो 24 घंटे होते हैं, न लिखिए एक दिन के जो 24 घंटे होते हैं, उनका पूरा कैलकुलेशन अपने पास में रखो कि भाई मेरे पास में 24 घंटे हैं, कितने घंटे हैं? 24 घंटे। अब इन 24 घंटों का मुझे बंटवारा करना है, बंटवारा करना है कि 24 घंटों में से मुझे 6 घंटे की नींद लेनी है, और मस्त वाली नींद लेनी है, कोई टेंशन वाली नहीं। 1 घंटा नहाना, खाना पीना, धोना, जो भी। 5-6 घंटे की कोचिंग गया, कितने घंटे हो गए? 13, बचे कितने? 11 घंटे बचे। अब 11 घंटों में से 11 घंटे आपके पास में बचे, मान लो कि आपके 3 घंटे कहीं वेस्ट हो गए, तो 8 घंटे आपको ढंग से पढ़ना है। 3 घंटे और खराब हो गए, 6 घंटे की कोचिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, 6 घंटे की नींद भी हो गई, अब भी आपके पास में 8 घंटे पड़े हैं। 8 घंटे मेरे, ये किसी के बाप के नहीं, मेरे बाप के भी नहीं, समझे कि नहीं समझे? थोड़ा अपने आप को ऐसे कट्टू बोलो, अच्छा लगता पूरा। ये 8 घंटे सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे, मतलब मेरे। इन 8 घंटों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। 8 घंटे ये, 6 घंटे ये, 14 घंटे। 24 घंटों में से 14 घंटा आपने पढ़ लिया, घने ही है, मजा आ जाएगा जीवन में। जो चीज आप चाहते हो वो चीज आपको मिल जाएगी, कुछ भी, कितनी भी बड़ी भर्ती क्यों ना हो, मिल जाएगी। कितना सा टाइम आपको देना है? 24 घंटों में से पूरा डिसिप्लिन के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में। ऐसा नहीं कहा 14 घंटा पढ़ू, निकाले 18 घंटा पढ़ लो, बचा अगला दिन 8 घंटे पढ़ू। फिक्स टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड होगा, आप उनके प्रति आदतन में चले जाओगे, हैबिट हो जाएगी आपको कि अगर आपको 6 बजे की उठने की आदत है तो 6 बजे डेली उठोगे, तो अगले दिन 6 बजे अलार्म लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप नींद खुल जाएगी।
आदत पड़ जाती है भाई। अगर आप 10 दिन सुबह 3 बजे उठ गए अलार्म के साथ में, 11वें दिन आपको अलार्म की जरूरत नहीं होगी, आप अपने आप 3 बजे उठ जाओगे। आदत होती है शरीर की। 14 घंटा मैं डेली पढ़ूंगा तो मेरी आदत हो जाएगी 14 घंटा पढ़ने की। डेली के 6 घंटे सोऊंगा तो मेरी आदत हो जाएगी। हो सकता है कि पहले दिन, दूसरे दिन, अगले 7 दिन आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे कि 6 घंटे क्यों सोऊं भाई, मैं तो 4 घंटे सोऊंगा, मुझे आरएस अधिकारी बनना है। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी भी 3 घंटे 4 घंटे सोते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई है? पूरा 24 घंटों का आपके सामने पूरा एनालिसिस होना चाहिए। 6 घंटे नींद लेना है, 6 घंटे की कोचिंग करना है, 1 घंटा खाने पीने में देना है, और बाकी टाइम मेरे पास जो है वो पढ़ना है। और पढ़ना भी ऐसा तगड़ा, अगर कोई भी वहां से सवाल पूछ ले जवाब तुरंत आना चाहिए। ऑप्शन के भरोसे नहीं रहना है। अधिकारी बन रहे हो, ऑप्शन के भरोसे बिल्कुल मत रहना कि मैं इस चीज को पढ़ लूं, एग्जाम हॉल में मेरे सामने जब ऑप्शन आएगा तो मैं वहां से कर लूंगा। अगर आप ऑप्शन के भरोसे तैयारी कर रहे हो तो आप तैयारी नहीं कर रहे। कारण बता दूं मैं आपको। अगर आपने सोच लिया कि मैं ऑप्शन के भरोसे तैयारी कर लूं, ठीक है, अब आपने एग्जाम हॉल के अंदर माना कि आपने प्रश्न को पढ़ा, नीचे 4 ऑप्शन मिले, 1 2 3 4। अब आप चारों के अंदर कंफ्यूज होंगे क्योंकि चीज आपके दिमाग में पहले से क्लियर नहीं थी। क्यों? आप भरोसे थे ऑप्शन के। एग्जामिनर को पता है कि मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरी गुड़िया, मेरा गुड्डा सब ऑप्शन के भरोसे आए हैं, और मैं ऐसे ही ऑप्शन आपको दूंगा। एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है। अपन पढ़ते हैं ना, अजमेरुगढ़ की स्थापना किसने की या दुर्ग किसने बनाया? ऑप्शन देगा आपको, अजय राज, अजय पाल। अपन भरोसे चले गए कि अजय से अजय, अजय से अजमेर कर लेंगे। अब भाई साहब जब एग्जाम हॉल के जाके देखा अजय पाल भी है ना अजय राज भी, अब इन दोनों में से कौन है? दो तो माना कि आपने काट लिए, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया, अब फंस गए आप इन दोनों में। 50-50% की रिस्क हो गई, हुई कि नहीं? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब मैं किसको चुनूं, किसको चुनूं? भरोसे था ऑप्शन के, ऑप्शन आएगा तो भाई साहब कर लेंगे। अब एग्जामिनर ऑप्शन इस प्रकार से दिए, अजय राज, अजय पाल। अब पाल जाऊं कि राज जाऊं, किसको चुनूं? हो गए कंफ्यूज, मामला गड़बड़। अगर मैंने यहां पर तुक्का लगाने का प्रयास किया, 50% है कि सही हो जाए, 50% है कि गलत हो जाए, 60-40 वाला होता तो मैं मानता। यहाँ तो 50-50 वाला मामला है। सही है कि नहीं है? है? ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। ये जो होती है ना, ये जो गलतियां होती है ना, इन्हें अपन कहते हैं सिली मिस्टेक। ये जो सिली मिस्टेक होती है ये आपको नहीं करनी है। कब? जब एग्जाम हॉल में बैठे हो। इन सभी चीजों को पहले ही क्लियर कर देना, फलानी चीज का संबंध इसके साथ में है, मुझे ऑप्शन के भरोसे नहीं रहना है। ऑप्शन के भरोसे रह गए तो प्री में तो हो जाएगा, फिर मेंस के अंदर, मेंस के अंदर तो आपको लिखना पड़ेगा कि वहां पे भी ऑप्शन मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आपके सामने प्रश्न आ गया अजमेरुगढ़ की स्थापना किसने की, तो आपको लिखना पड़ेगा फलाना फलाना साहब ने की। अधिकारी बन रहे हो आप, आपके दिमाग में सिर्फ प्री नहीं होना चाहिए। कोशिश करना कि मेंस के अंदर मैं कैसे लिखूंगा, अगर चीजें क्लियर होगी तो मैं लिख पाऊंगा। इसलिए ऑप्शन के भरोसा नहीं रहना है। आई बात समझ में है कि नहीं? भले पढ़ा, किस किस को, सबको। चलिए फिर बेटा, जो भी मैं बातें बोलता हूं मन गढ़ंत नहीं होती, इनको हमेशा याद रखना, एग्जाम हॉल में खूब काम आएगी। हर 1 मिनट बाद में ये बातें काम आएगी। लगाओ हेडिंग, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब।